हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स लेक्चर 6 और आज है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स की बारी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्कीन्स के प्रिपरेशन के सारे मेथड्स देखे थे, उनकी मैकेनिज्म्स देखी थी। आज कहानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स की। ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्केन्स से, ओलेफिन कहलाते हैं क्योंकि इनसे ऑयल बनाया जाता है, और लोअर एल्कीन्स स्पेशली। और प्रॉपर्टीज़ में शुरुआत जो आज के लेक्चर की होगी वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। ठीक, तो प्रॉपर्टीज में दो बातें। पहली वाली कौन सी? फिजिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं एल्कीन्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली हेडिंग जो हमारी आती है वो सबसे बेसिक बात ये है कि हमें फिजिकल स्टेट, कलर, स्मेल, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, यही बातें करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो पहली चीज़ फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट, इसके बाद इसमें इनके कलर्स क्या हैं, दूसरी बात इनके ओडोर क्या है। ओडोर थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक, ये दिमाग में एक बात रखें कि फिजिकल स्टेट एल्कीन हो चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, लोअर जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे गैसियस स्टेट में रहने वाले हैं। मतलब अगर पहले तीन देखें, ठीक, एथीन देखें, प्रोपीन देखें और ब्यूटीन देखें, तो ये तीन के तीनों जो हमें मिलने वाले हैं ये तीनों गैस स्टेट में मिलने वाले हैं। ठीक है ना, ये गैस है। दूसरी बात, कलरलेस है। और इस एथीन को छोड़ दो, इसकी प्लीजेंट स्मेल होती है, ईस्टर टाइप की स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल। और हम कह रहे हैं रेस्ट आर ओडोरलेस, बाकी किसी में कोई स्मेल नहीं होती एथीन को छोड़कर। ठीक, तो ये तो गैसेस हो गई। इनके बाद आप देखें 5 से 18 तक C5 to C18 आर लिक्विड्स। और दिमाग में बात रखें, लिक्विड है, साथ में कलरलेस हैं, ओडोरलेस हैं। और हायर आर वैक्सी सॉलिड्स, कोई हार्ड सॉलिड्स नहीं होते। सबको पता है ये वैक्सी सॉलिड्स ही होने वाले हैं, कोई बहुत स्ट्रांग बॉन्ड्स तो नहीं है इनके पास। तो ये हो गया पहली हेडिंग। दूसरी कहानी है सॉल्युबिलिटी की। देखो भाई, सॉल्युबिलिटी क्या है, इन महान भव्य एल्कीन्स की सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत कम है। ठीक, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो किस में डिजॉल्व हो जाएंगे? जो पानी में नहीं होंगे। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, अगर ये पानी में पोलर में डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं तो नॉन पोलर में आसानी से डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो हम लिख लेते हैं बट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स? तो आप CCl4 का नाम ले सकते हो, ठीक है ना, आप बेंजीन का नाम ले सकते हो, आप टोलुइन का नाम ले सकते हो। ठीक, इनमें आसानी से सॉल्युबल होते हैं। और जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता जाता है, कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है, हायर एल्कीन्स होते जाते हैं, सॉल्युबिलिटी पानी में और कम होती जाती है। अच्छा, आगे और कौन सी हेडिंग है भाई? बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा कर लो, उसके बाद डेंसिटी की चर्चा करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स वैसे तो लो ही होते हैं, कोई हाई नहीं है। ठीक, बीपीज आर लो, बीपीज आर लो बट ग्रेजुअली इंक्रीज। इंक्रीज एज नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीजेस, कार्बन एटम्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। छोटे से डेटा के लिए बताएं कि अगर एक कार्बन इंक्रीज होगा तो 20 से 30 केल्विन के आसपास का डेल्टा टी इंक्रीज होगा। समझे? मतलब अगर 4 कार्बन से 5 कार्बन की आप चेन ले लेंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस है वो लगभग 20 से 30 केल्विन का आ जाएगा।
ठीक, ये थोड़ी सी बात थी इनकी। अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग है डेंसिटी। क्या होती है इनकी डेंसिटी? भारी होते हैं, हल्के होते हैं, पानी में डूब जाएंगे कि पानी पे तैरेंगे? तो दिमाग में एक बात रखें कि डेंसिटी कम होती है। ठीक, कितनी कम होती है बताता हूँ। जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होंगे वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन का मतलब ऐसा अमाउंट ऑफ डेंसिटी जिसके आगे डेंसिटी और ना बढ़े, कार्बन एटम जितने भी बढ़ जाएं, सैचुरेशन जो है वो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाता है। मतलब किसी भी एल्कीन की डेंसिटी 0.8 के ऊपर नहीं जाती। अब कार्बन कितने भी बढ़ाते चले जाओ, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा डेंसिटी नहीं आएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पानी की तो एक होती है, हम कह सकते हैं ऑल एल्कीन्स आर लाइटर देन वाटर। मतलब जो सॉलिड हो जाते हैं आगे 18 कार्बन के, वो भी पानी से हल्के हैं, बिल्कुल पानी से हल्के हैं सारे के सारे। ठीक है, इससे ऊपर डेंसिटी नहीं जाती। चर्चा अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, जो कि हमारा आज का मेन मोटिव है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ही डिस्कशन हमें आज करना था, यही सोचा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूछ लिए जाते हैं, ज़रूरी होते हैं करने। केमिकल प्रॉपर्टीज़, अब ध्यान दें कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है वो देखो। मेरे हिसाब से जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें टाइप ऑफ रिएक्शन की चर्चा करनी है। जैसे हम लोगों ने एल्केन के अंदर सीखा था कि एल्केन्स जो हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। और अभी एल्कीन में हम पढ़ेंगे कि एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन देते हैं। मतलब कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं एल्कीन्स, जबकि एल्केन्स सब्स्टिट्यूशन दिया करते थे। एक हाइड्रोजन को हटा के उसमें क्लोरीन लगा दिया करते थे हम। यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाने का जो टेंडेंसी है एल्कीन्स की वो कम होती है, और क्लोरीन को ऐड करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, ध्यान रखें। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन है और फिर यहाँ भी हाइड्रोजन है। एक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की बताता हूँ और एक रिएक्शन एडिशन की बताता हूँ। जैसे ये एच लिख दिया, सॉरी एच तो फिर हाइड्रोजन स्पेसिफिक हो जाएगा। मान लो ये लिखा हुआ है XY, तो ये मेरा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अच्छा, एक बात और कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, उनको इलेक्ट्रोफाइल्स बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट यहाँ अटैक करने वाले हैं। ये जो X है पॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। अब अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन कराना है, मान लो कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आपको बनाना हो, तो किसी एक हाइड्रोजन को आप हटा देंगे। जैसे मैं इस 4th हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ और यहाँ पे X लगा रहा हूँ। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा कि आप एडिशन रिएक्शन करा दीजिए। एडिशन रिएक्शन कराने का मतलब ये तो था ही था, और अब अचानक से हमने कहा कि एडिशन कराना है तो एक डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, और एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद इसमें आप X लगा दीजिए और इसमें आप Y लगा दीजिए। ये ट्रांस टाइप का प्रोडक्ट है, पर वो सब बात की बातें हैं। ये देखो, तो हम ये कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, सॉरी ये एडिशन प्रोडक्ट है, लेफ्ट में सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन प्रोडक्ट, और इसको हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब बात आती है इनमें से कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, क्या दोनों बनते हैं? तो ऐसा है कि बन तो दोनों ही सकते हैं, लेकिन जो एडिशन प्रोडक्ट है ये मेजर है और इतनी क्वांटिटी में बनता है कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमें मिलेगा ही नहीं। तो ये नहीं होने वाली है रिएक्शन। क्यों नहीं होने वाली है? एडिशन को ही इतना प्रेफर क्यों किया गया इस रिएक्शन में, या एडिशन क्यों देता है एल्कीन, सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देता? इसका अगर डिस्कशन करना है तो आइए देखते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कशन करें। एनर्जी से रिलेटेड है, बॉन्ड फिजन से रिलेटेड बातें हैं। जैसे आप एल्कीन में देखें तो एल्कीन के पास अपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक भाई साहब सिग्मा है और एक भाई साहब पाई हैं। ठीक है, जब आप सब्स्टिट्यूशन कराते हो, सब्स्टिट्यूशन के अंदर डबल बॉन्ड को आप तोड़ नहीं रहे हो, समझना इस बात को। आप क्या कर रहे हो? कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ रहे हो।
ठीक, और कार्बन और किसी इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड को बना रहे हो। तो बेसिकली ये बॉन्ड भी सिग्मा था और ये बॉन्ड भी सिग्मा है, तो ये भी यहाँ की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा और यहाँ की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा। तो बेसिकली बॉन्ड के टूटने और बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी लग रही है, जो एनर्जी लगी और जो एनर्जी रिलीज हुई, उन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। ठीक, बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन हैज़ नो ग्रेट एनर्जी एक्सचेंज बोल लो, या फिर ये कह लो कि नो ग्रेट एनर्जी डिफरेंस। तो एनर्जी का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन यहीं पर अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में एक सिग्मा एक पाई है, इस पाई को तोड़ दें और पाई को तोड़ने के बाद हम एक एडिशन और करा दें, तो क्लियर पता चलता है कि वी हैव क्रिएटेड 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक, एडिशन के केस में। और टूट कौन रहा है? 1 पाई बॉन्ड। अच्छा, पाई बॉन्ड तो वीक है, हाँ पाई बॉन्ड वीक है, तो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी कम लगी, हाँ, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है, वो भी 2-2, तो 2 सिग्मा बॉन्ड के बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, और एक पाई बॉन्ड के टूटने में जो एनर्जी लगेगी वो बहुत कम होगी। तो एनर्जी का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल ज़्यादा लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कार्बन कार्बन एथीन के बारे में बात करें तो जो पाई बॉन्ड है एथीन के अंदर, उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 251 किलो जूल पर मोल। ठीक, ये केस है। और जो नए 2 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं उनकी एक की जो बॉन्ड एनर्जी है, जो नए सिग्मा हम एडिशन में बना रहे हैं, उसकी है 348 किलो जूल पर मोल। और अगर मैं 2 सिग्मा बॉन्ड की चर्चा करूं, क्योंकि एडिशन के अंदर दोनों कार्बन पे एक एक चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो इंटू 2 कर लेना चाहिए, दैट इज़ 696 किलो जूल पर मोल। और तुमको साफ साफ दिखाई देता है कि 251 लगा और 696 रिलीज हुआ, तो 445 किलो जूल पर मोल एनर्जी कम हो गई मॉलिक्यूल की, यानी कि बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में मॉलिक्यूल पहुंच गया। दिस इज़ वाई alkenes prefer to give addition reactions instead of substitution reactions। ठीक है ना, तो ये छोटी सी बात थी। इसके अलावा भी और भी एक्सप्लेनेशंस हैं, समझी जा सकती हैं बातों को। कार्बोकैटायन के फॉर्म में समझा जा सकता है ना। एक पाई कॉम्प्लेक्स करके चीज़ होती है, मैं बताऊंगा अभी, तो बहुत गौर से समझना कि पाई कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो अगर ये पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखना हो तो लेट अस टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो जो एडिशन रिएक्शन है उनका मैकेनिज्म क्या है, और देखो मैकेनिज्म पे आई है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले कोई एक इलेक्ट्रोफाइल ले लीजिए। इलेक्ट्रोफाइल कैसे लें, तो मैं बताता हूँ इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, या फिर बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन दे दो मेरे तमन्ना पूरी हो जाए, जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो मैं ब्रोमीन का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, ठीक। आप इसको एथाइलीन मतलब एथीन अपना है ना, इसके पास ले जाइए। इसके पास ले जाएंगे तो एक ब्रोमीन पे डेल्टा पॉजिटिव, एक ब्रोमीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये कैसे? सिर्फ एथाइलिन के पास ले आने से ऐसा हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। गौर से देखें, एथाइलिन ये है, तो डबल बॉन्ड को याद करो तो मैंने ऐसे दिखाया था, ये इस तरह से क्लाउड को। यहाँ पर अगर ब्रोमीन का कोई मॉलिक्यूल आता है तो जो मॉलिक्यूल इस पाई क्लाउड के पास रहेगा। अब पाई क्लाउड जो है वो वीक बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन में जब ओवरलैपिंग बहुत वीकली होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग, कम से कम ओवरलैपिंग होती है, तो हमारा पाई बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, मतलब पाई क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्ट्रांगली हेल्ड बाय देयर पेरेंट एटम्स। हाँ, तो ऐसा है तो दूर तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ब्रोमीन उसके पास आएगा तो इस क्लाउड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इस वाले पर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसा कैसे बोला आपने? कॉमन सेंस है कि अगर आप नेगेटिव के पास जाओगे तो आपके नेगेटिव चार्जेस रिपेल हो जाएंगे, दूर तरफ भाग जाएंगे। तो जो ब्रोमीन की जो बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरफ, ठीक। और जो पास वाला ब्रोमीन है, जो
एथाइलिन या पाई क्लाउड के पास में ब्रोमीन एटम है, वो ब्रोमीन एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हम कहेंगे पोलराइज्ड ब्रोमीन मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ये बात समझ आई ना पाई क्लाउड वाली। इसको हम नाम देते हैं पोलराइज्ड ब्रोमीन मॉलिक्यूल। अब ये पोलराइज हो गया है, ठीक है, अच्छी बात है, हो जाए, हमें क्या परेशानी, पर समझना इसको क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ आप इसी पोलराइज्ड ब्रोमीन मॉलिक्यूल को ले आइए। अब पोलराइज तो तभी जब ये पास में है, ऐसा होने पर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये ब्रोमीन डेल्टा प्लस ब्रोमीन डेल्टा माइनस, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास लगे। ये क्या किया, ये क्या किया, इसी को हम बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। ये पाई कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है, सुनना, ये कोई बॉन्ड नहीं हुआ है, ये कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है एथाइलिन और ब्रोमीन के बीच में। असल में बस इतना है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, पाई क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये शिफ्ट हो चुके हैं अब ब्रोमीन की तरफ, और कोई रियल बॉन्डिंग नहीं हुई है, कोई एग्जैक्ट बॉन्डिंग नहीं हुई है। बस इतना है कि ज़्यादा करीब आने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज या पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज ब्रोमीन एटम को ये पाई क्लाउड अट्रैक्ट कर रहा है। देयर इज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन एंड एथाइलिन, बट कोई रियल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जब ऐसा इंटरमीडिएट स्टेज आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, अब ये पाई कॉम्प्लेक्स जो आया है इसकी रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होती है, ये प्रोसेस बहुत स्लो है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये प्रोसेस स्लो है। और ध्यान रखें कि जो भी प्रोसेस स्लो होता है रेट ऑफ रिएक्शन पर उसी का अधिकार होता है। अब क्या होगा, अब कुछ भी नहीं होगा, बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लगा दीजिए ब्रोमीन, इधर आया पॉजिटिव चार्ज, इधर आया Br माइनस। ये क्या चीज़ हुई, कुछ नहीं। अब क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों आंखों आंखों में बातें हो रही हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो निकल के ब्रोमीन के पास जाना ही जाना है। जैसे ही ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा पाई क्लाउड का, तो वो दोनों कार्बन एटम्स में से इसमें या इसमें किसी एक में ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। मान लो मैंने किसी एक टर्मिनल पे करा दिया, इस पर करा दिया, ठीक, तो जब इस पे कराया तो पाई क्लाउड टूटा ना, पूरा पूरा ब्रोमीन पे चला गया, तो यहाँ क्या बन गया, कार्बोकेटायन, और जो ये ब्रोमीन था यहाँ से टूट जाएगा तो इस पे क्या बन जाएगा, ब्रोमाइड आयन। बहुत अच्छे, क्या बात। अब इसको और अच्छी तरह दिखाना हो, जैसे हम लोग किताबों में या कॉपियों में अपने लिख के आते हैं पेपर में, उस अंदाज में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना कैसे। जैसे मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 का मॉलिक्यूल था, और मेरे पास एक बढ़िया ब्रोमीन और एक उससे बढ़िया ब्रोमीन डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव मॉलिक्यूल था। ये पाई क्लाउड का इलेक्ट्रॉन किसको शिफ्ट किया गया, ब्रोमीन को किया गया। ये प्रोसेस स्लो है, पहले ही बताया ऊपर स्टेप में। यहाँ क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ जुड़ गया ब्रोमीन, एक ब्रोमाइड आयन बाहर, और यहाँ पे बना कार्बोकेटायन। यहाँ कार्बोकेटायन क्यों बना, अरे भाई इसी का तो पाई इलेक्ट्रॉन तोड़ ताड़ के आगे दे दिया गया। ठीक है ना, ये जो बन के आया ये स्पेशीज कहलाती है ब्रोमो एथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है ना, ब्रोमो एथाइल कार्बोकेटायन। इसके आगे की रिएक्शन कैसे होती है, इसके आगे की रिएक्शन सुनो। इसके आगे की रिएक्शन ये है, ये स्टेप 2, ठीक, स्टेप 1 मैंने नहीं लिखा था, ऊपर वाला स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। अब देखो, जो ब्रोमाइड आयन है इस कार्बोकेटायन की तकलीफ को देख के इसको तरस आ जाएगा और कहेगा देखो मेरे पास तो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है, तुम ले लो ना, क्या दिक्कत है, दोनों बॉन्ड बनाते हैं। और इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक। मैं पूरा पूरा न्यूक्लियोफाइल नहीं लिखूंगा, न्यूक्लियोफाइल को NU करके लिखूंगा, आप समझ जाइए कि न्यूक्लियोफाइल अटैक है ये, न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो ये है ना न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए न्यूक्लियोफाइल है। क्या बन गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ जुड़ा Br और ऊपर भी जुड़ा Br, डाई ब्रोमो है ना, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन बन गया। ये सिंपल सी बात है, ये रिएक्शन है, ये मैकेनिज्म है। अच्छा, रिएक्शन आपको कैसे पता कि यही मैकेनिज्म है, ये कौन बता रहा है? तो देखो ऐसे पता चलता है कि अगर ये सच है कि कार्बोकेटायन बन रहा है, तो कार्बोकेटायन बन रहा है तो अगर ब्रोमीन का हमने ब्रोमाइड आयन लगाया जो कि न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा। तो अगर हम इसकी जगह पर कोई और न्यूक्लियोफाइल लगाएं तो वो भी अटैक करना चाहिए कार्बोकेटायन पे। और अगर रिएक्शन करने पे ऐसी रिएक्शन मिल जाती है कि कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करके अपना प्रोडक्ट बना के देता है, तो मतलब पक्का पक्का कार्बोकेटायन बन रहा था, यानी मैकेनिज्म सही है। तो कोई ये कहे कि बताओ जो तुमने मैकेनिज्म लिखी वो सही है, कैसे प्रूव होगा? तो देखो ऐसे प्रूव होगा, एविडेंस लिखो, है ना, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ
द मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के सपोर्ट में कौन खड़ा होता है? आओ भाई गवाह हाजिर हो। कॉमन सेंस है कि कार्बोकैटायन बन रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना चाहिए और कोई दूसरा न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो भी काम हो जाएगा। मतलब मेरे पास जो इंटरमीडिएट बन के आया था वो कार्बोकैटायन बन के आया था। मैं पीछे का प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूँ या रिएक्टेंट नहीं लिख रहा हूँ, बस ये लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से 3 तरह के आप न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए। जैसे एक में मैं Br- ले रहा हूँ, एक में Cl- ले रहा हूँ और एक में मैं H2O ले रहा हूँ। H2O भी होता है, H2O होता है भाई, क्योंकि H2O के पास O के पास लोन पेयर हैं, वो प्रोवाइड करेगा, अपने एक H को निकाल देगा तो OH जुड़ जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, बताता हूँ करके, देखो। तो मेरे हिसाब से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br तो पहले से ही था और ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे Br बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br पहले से था। भाई साहब के पास क्लोरीन, और ये प्रोडक्ट मिलते हैं, मैं करके नहीं बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट हैं ये मिलते हैं, ठीक है ना। आप देखो तो CH2 Br और यहाँ पे जुड़ जाएगा OH2। ये OH2 क्या है? अरे H2O। और इस H2O में अपने आप एक प्रोटॉन निकल जाएगा, मतलब हाइड्रोजन निकल जाएगी। हाइड्रोजन कैसे निकलेगी तो उसको मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। ये ऑक्सीजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन जुड़ी हैं, ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ी हुई है। और गौर से सोचने वाली बात ये है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे ना, 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर किसको दिया था? वो कार्बोकैटायन को। तो जब कार्बोकैटायन होगा ना, कार्बोकैटायन को लोन पेयर दिया तो ये जुड़ गया हाइड्रोजन। तो कार्बोकैटायन को लोन पेयर दिया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज। अब या तो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे रहे या तो ऑक्सीजन पे रहे। ऑक्सीजन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं करता, और हाइड्रोजन को कोई भी थप्पड़ मार के निकाल सकता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को छीन लेता है ये, और ये हमारा प्रोटॉन रिलीज हो जाता है। तो बचा क्या हमारे पास? ये H+ निकल गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br और यहाँ पे बचा OH। एल्कोहल बन गया यार, 2 ब्रोमो एथेनॉल। ठीक, सिंपल है, कुछ टफ नहीं है, आसान है और बड़ा ही इजी मैकेनिज्म। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म तो देख लिया हम लोगों ने, इसमें और भी अच्छी मैकेनिज्म्स हैं और अच्छी रिएक्शंस हैं। हम मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स में हम लोगों ने ये एडिशन रिएक्शन किस तरह देता है ये देखा है। तो अगर हम कोई भी एडिशन रिएक्शन कराते हैं, लेकिन एडिशन एक का तो नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। हाइड्रोजन का हो सकता है, हेलोजन का हो सकता है, हेलोजन हैलाइड का हो सकता है, हाइपोहेलेस एसिड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। तो शुरुआत जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और सबको पता है कि डबल बॉन्डेड सिस्टम है, हाइड्रोजन की कैटालिटिक एडिशन हम कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो वो रिएक्शन तो यहाँ हो सकती है, और एल्काइन के अंदर भी ये काम करा सकते हैं। सिंपल सा ध्यान रखें। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी है जो एल्कीन के पास भी है, एल्काइन के पास भी है। एल्काइन से एल्कीन बनता है, एल्कीन से एल्केन बनता है। तो एल्कीन के प्रिपरेशन मेथड में हम एल्काइन की प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, और हमने किया भी है लास्ट लेक्चर में। खैर, सबको पता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स में हम कर भी चुके हैं। जैसे मान लो मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो और मैं यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लूँ, और मैंने पहले ही कहा था कि प्लेटिनम, पैलेडियम या रेन निकल क्यों, सादा निकल क्यों नहीं, सिंपल निकल क्यों नहीं? भाई इफेक्टिव होता है, आपको रिएक्शन का रेट ज़्यादा रखना है, प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा करना है इसलिए। और एक एक हाइड्रोजन दोनों में ऐड हो जाएगा। आप हाइड्रोजन की होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करा दीजिए, एक एक फ्री रेडिकल को दोनों कार्बन पे अटैच करा दीजिए और डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, काम खत्म, बस सिंपल। अच्छा, ये तो सिमेट्रिक हो गया। अनसिमेट्रिक हो जैसे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं है बीच वाला, CH2 होगा तो कांड हो जाएगा, CH है। आप यहाँ पे H2 लीजिए, फिर से यही रेने निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम आप इस्तेमाल करिए, है ना। तो आपको क्या मिलने वाला है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, सिंपल, प्रोपेन बन गया। ये एथेन है और ये हमारा जो है वो प्रोपेन है, बिल्कुल सिंपल। अब हेलोजन का ऐड करा लें। हाइड्रोजन को कितनी बार कराएंगे? कहीं भी कराओगे हाइड्रोजन इसी तरह ऐड होता है, कोई इशू नहीं उसमें। तो सेकेंड हेडिंग इज एडिशन ऑफ हेलोजेंस। एडिशन ऑफ हेलोजेंस। तो चलो भाई हेलोजन को ऐड कराते हैं। तो सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लीजिए,
यहाँ पे आप मान लो Br2 ले लिया। अब Br2 को किस में घोल के रखा था, CCl4 में घोल के रखा था, है ना। अच्छा सॉल्वेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं। Br2 आसानी से रिएक्ट करा दीजिए। Br2 रिएक्ट कर रही है। Br2 का फिर से आप होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कराइए। आप होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या कह सकते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन तो गंदी बात हो गई, ये तो सिंपल समझाने के लिए बातें होती हैं, पर आपको क्लियर पता है अभी अभी इसी की कराई रिएक्शन Br की कि वो पोलराइज हो जाएगा, Br डेल्टा प्लस Br डेल्टा माइनस बन जाएगा, फिर एक पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर पाई क्लाउड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन एक ब्रोमीन के पास आ जाएगा, एक इस तरह की बातें भी की हम लोगों ने। वही प्रोडक्ट यहाँ बनाना है कि CH2 बॉन्ड तोड़ दीजिए CH2 और दोनों में एक एक ब्रोमीन लगा दीजिए चुपचाप से। सिंपल रिएक्शन 1,2 डाइब्रोमो एथेन। इसी की जगह पर कहानी थोड़ी बदल दी जाए, 3 कार्बन की चर्चा कर ली जाए ये, और इसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाए। क्लोरीन को ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, थोड़ा सा इनर्ट रखना है मटेरियल को, मीडियम को, इसलिए काम किया गया। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन। अच्छा हाइड्रोजन ऐड नहीं हुआ, अरे है ही नहीं तो कहाँ से ऐड होगा। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, है ना। इसको बोलते हैं प्रोपाइलीन क्लोराइड, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा एक बात और कि ये जो रिएक्शन है इसमें समझना कि थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ब्रोमीन वाली कहानी बताता हूँ। ब्रोमीन आप लोगे तो ब्रोमीन का अच्छा सा कलर होता है, ऑरेंज ब्राउनिश टाइप का, है ना। और जो ये बन के आया ना डाइब्रोमो एथेन, ये कलरलेस है। अगर कलरलेस है तो इसका मतलब समझना कि अगर तुमसे कोई कहे कि कोई तुम्हें हाइड्रोकार्बन दिया गया है और ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, मतलब सारे सिंगल बॉन्डेड सिस्टम है या मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम है भी या नहीं, तो अगर आपको ये टेस्ट करना हो तो आप ब्रोमीन का टेस्ट करा सकते हो। ब्रोमीन से रिएक्शन कराओ, यहाँ पे इसके पास ब्राउन कलर या ऑरेंज कलर है, और जैसे जैसे रिएक्शन होगी वैसे वैसे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, कलर फेड होता चला जाएगा। अगर कलर फेड हो रहा है मतलब ब्रोमीन रिएक्शन कर रही है, यानी कि डबल बॉन्डेड सिस्टम है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस क्या होगा। तो देखो हमने फ्लोरीन की रिएक्शन नहीं कराई, बहुत तेज रिएक्शन करता है, ब्लास्ट करा देता है, सबको पता है कि बहुत फ्रीक्वेंटली रिएक्ट करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं फ्लोरीन की, इसलिए हम लैब में फ्लोरीन की रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं कराते, है ना, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते, बचते हैं। और आयोडीन की रिएक्शन करने की ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं होती है, ये कह लो कि आयोडीन ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पे इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं देता। तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये पूछा जाता है। ठीक, अब ये तो हमने कर लिया, अब हैलोजन एसिड्स की बातें कर लें। हैलोजन एसिड्स कहाँ गया भाई, 3rd नंबर, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। ये हैलोजन एसिड्स क्या होते हैं, तो HCl HBr, है ना, HF HI, दीज आर हैलोजन एसिड्स, सिंपल। तो चलो रिएक्शन करके देखें। मान लो एल्कीन है तुम्हारे पास, ये इसके पास आपने HX जोड़ दिया, X फॉर हैलोजन, है ना। ट्रांस एडिशन होता है यहाँ पे। व्हाट इज ट्रांस एडिशन, सिस और ट्रांस पढ़ाया था, उसमें से ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, जैसे ये, तो बॉन्ड टूटेंगे भाई, बॉन्ड टूटा, ये एक जगह पर हाइड्रोजन ऐड होगा और एक जगह पे हैलोजन ऐड होगा, तो पहले हैलोजन ऐड हो जाएगा, बाद में हाइड्रोजन किसी एक जगह चला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मान लो यही दे दिया गया, और यहाँ पे आप HCl या HBr वॉटेवर जो भी आपको लेना हो आप HBr ले लीजिए। ये लेने पर जो बन के आएगा वो बन के आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, एक जगह पे आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एथाइल ब्रोमाइड बन गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की क्या बात है, समझें, जब भी HX है यानी कि हैलोजन एसिड है, ये जब टूटेगा तो H प्लस और X माइनस में टूटेगा। अब जिसका X माइनस ज़्यादा स्टेबल उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो हमें पता है कि I माइनस सबसे ज़्यादा आसानी से स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जैसे जैसे हैलोजन का आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा वो रेट ऑफ रिएक्शन देगा। तो HI HBr HCl और HF की तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि फिर वही बात है, तमाशा कर देता है वो, ब्लास्ट कर देता है, बच के रहो उससे। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ध्यान रखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद करके चलें। अगली कहानी देखें,
अब इस एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स में हम चाहते हैं कि दो तरह के एल्कीन्स हो सकते हैं, एक वो जो सिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं और एक वो जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं। एक सिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं। दोनों में एडिशन अलग अलग तरह से होता है। जो सिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं उनमें कोई लोचा नहीं है, 2 कार्बन हैं, कहीं भी जोड़ दो कोई परेशानी नहीं, ठीक है। जैसे पहले वाले का केस बताता हूँ। मान लो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और फिर आपने ब्रोमीन को ऐड कराया और ये ऐड कराने पे आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br बन के आया। ये रिएक्शन अभी भी करी थी। इसका और सिमेट्रिक देखो, और सिमेट्रिक केस क्या है, CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये क्या किया आपने, गौर से देखो। सिमेट्रिक बनाने का मतलब ये है कि जहाँ डबल बॉन्ड है उसके लेफ्ट साइड में और उसके राइट साइड में, ईदर साइड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो बराबर होने चाहिए, तो हम कहेंगे सिमेट्रिक एल्कीन है, ठीक है ना। इसमें रिएक्शन कराओ तो चाहे इस कार्बन पे ब्रोमीन जोड़ो चाहे इस कार्बन पे ब्रोमीन जोड़ो, एक ही बात है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बनने वाले हैं। तो हम कहेंगे CH3 इधर CH इधर CH इधर CH3, और चाहे जिसमें ब्रोमीन जोड़ दो कोई तकलीफ नहीं। तो यहाँ पे 2 जोड़ दो, मतलब एक HBr जोड़ना था यार, HBr की रिएक्शन करा रहे थे, Br2 की नहीं है, सॉरी, क्योंकि अभी चर्चा तो Br2 की जगह HBr की होनी है। हेलोजन एसिड्स में ही तो मार्कोनिकॉव आएगा ये। तो एक जगह हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक जगह हेलोजन जोड़ दिया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? मेरे हिसाब से नहीं। आगे बढ़ते हैं, अनसिमेट्रिकल वाले की बात करें। चलो, अनसिमेट्रिकल वाले की बात करने से पहले, मार्कोनिकॉव रूल पढ़ाने से पहले इसका मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म करो इसका, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। आओ मैकेनिज्म देखो। मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार का है कि सबसे पहले तो जो HBr है वो सिग्मा बॉन्ड है ना, और इसको आयनाइज कराइए। आयनाइज कराने का मतलब ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके फिर हो जाएगा H+ और ब्रोमीन माइनस, ठीक। अब रिएक्शन चालू होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2 से। बचा कौन है हमारे पास, H+ प्रोटॉन है, तड़प रहा है, मर चुका है क्योंकि एटम ही नहीं बचा है, तो प्रोटॉन है। तो पाई क्लाउड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे H के पास, तो किसी एक के पास, तो आप हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। जैसे ही पाई क्लाउड टूटेगा और पूरा का पूरा लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा H+ को, वैसे ही एक कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये कार्बोकैटायन बनने के तुरंत बाद ये कार्बोकैटायन रिएक्टिव है और ये तड़प रहा है। इसकी तड़प देखते हुए कार्बोकैटायन की ब्रोमाइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा और क्या चर्चा बन जाएगी, CH2 इधर Br और इधर CH3। दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन, ठीक। इसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोलेंगे। पहला वाला स्टेप आयनाइजेशन था, दूसरा स्टेप बहुत स्लो होता है, और जो स्टेप स्लो होता है वही तुम्हारा RDS होता है। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। व्हाट इज रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, कितना तेज रिएक्शन हो रही है। अच्छा, अब अनसिमेट्रिकल की बात कर लेते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या है भैया। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स समझना, बात को दिमाग में रखना कि जनरली हम लोग जब हेलोजन की रिएक्शंस कराते हैं तो हेलोजन की रिएक्शन के लिए सनलाइट या फिर प्रॉपर कोई भी घर में जो बल्ब वगैरह होते हैं उनकी लाइट, कंट्रोल्ड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में जब हम लोग HBr का अटैचमेंट कराते हैं तो कोशिश करते हैं कि लाइट ना ही हो, और लाइट ना भी हो तो भी एडिशन रिएक्शंस हो जाती हैं, ठीक है ना। और एक बात और भी है कि परऑक्साइड का प्रेजेंस ना हो तो रिएक्शन बहुत फेवरेबल होती है, किसी तरह का कोई परऑक्साइड का इफेक्ट ना हो। परऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और जो यहाँ पे स्पेशली A और B है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, दिस इज परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड बॉन्ड, ठीक। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें ऐसा परऑक्साइड लिंकेज है उसको हम इग्नोर करेंगे अपनी रिएक्शन में कि हमारे पास ऐसा कोई परऑक्साइड इफेक्ट ना हो। तो देखो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स का मतलब क्या, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ना हो। जैसे ये एक तरफ 2 एक तरफ 1, इसमें आप HBr की रिएक्शन करा दीजिए। ये ब्रोमीन की रिएक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ लोचा है ब्रोमीन के साथ, जैसे परऑक्साइड आएगा ब्रोमीन धोखा दे देगा, ठीक। एक तो डार्क कर दिया हमने, लाइट नहीं रखी, और दूसरा एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड,
ये पेरोक्साइड पे इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं कि जब पेरोक्साइड का प्रेजेंस आएगा तो ब्रोमीन ही धोखा देगा, बाकी हेलोजन धोखा नहीं देते। देखो क्या होने वाला है, आपके पास CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे Br ये जुड़ गया। और इसके अलावा आपने ऐसा क्यों किया भाई, देखो इस कार्बन पे भी जुड़ सकता है, इस कार्बन पे भी जुड़ सकता है ब्रोमीन, तो सेलेक्टिवली यहीं क्यों जोड़ा? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि CH यहाँ पे CH2 इधर Br होता और यहाँ H जुड़ता? हाँ बिल्कुल हो सकता था, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बने बनाया ऊपर वाला, ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। ठीक, ऐसा क्यों? तो इसके लिए एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है मार्कोनिकॉव। तो मार्कोनिकॉव साहब जो हैं वो अपना एक लॉ देते हैं और लॉ बहुत शानदार है, अच्छा है। लॉ ये कहता है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में हेलोजन्स की एडिशन करा के देखा, तो ये पाया कि हेलोजन वहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के अंदर उस कार्बन पे जा रहा है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। देखो इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन है, तो हेलोजन इस कार्बन पे जाना प्रेफर करेगा, इस कार्बन पे जाना प्रेफर नहीं करेगा। ठीक, ये उनका रूल था। मैं मार्कोनिकॉव रूल भी लिख देता हूं। मार्कोनिकॉव रूल, ये मार्कोनिकॉव रूल क्या है समझो, इन्होंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की चर्चा करने की बात कही है। ठीक है ना, दिमाग में रखे इस बात को। देखो क्या है, द एडिशन, मैं लिख देता हूं पूरा, नोट करना है अच्छी तरह से। द एडिशन of unsymmetrical reagents, कौन कौन से रिएजेंट, जैसे HX ले लो अनसिमेट्रिकल है, H2O ले लो अनसिमेट्रिकल है, H प्लस OH माइनस अलग अलग है, ये हाइपोहेलस एसिड एक्सेट्रा। ठीक, 2 अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, to unsymmetrical alkenes occur in such a way that negative part, मैं सिर्फ हेलोजन की बात नहीं कर रहा हूं, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच या अटैचेस, लिख सकते हैं, टू द कार्बन एटम at which या to which या with which least hydrogens are attached, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या मिनिमम है उस कार्बन पर हमारा नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा। ये मार्कोनिकॉव रूल है और इस रूल के अकॉर्डिंग जब प्रोडक्ट बनता है तो हम किताबों में लिखते हैं कि मार्कोनिकॉव एडिशन। मार्कोनिकॉव एडिशन का मतलब मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर लेना हो तो फिर से वही एग्जांपल ले लीजिए, आप इधर लिखिए CH3, इधर C और डबल बॉन्ड CH3। अब आप स्ट्रेट चेन ना लीजिए, आप ब्रांच चेन लीजिए, मैं यहाँ पे CH3 लगा रहा हूँ। ठीक, ये ब्रांच चेन हो गई। अब इसमें HCl का एग्जांपल ले लीजिए, ये प्लस ये माइनस, तो आपको एक तो प्लस दिख रहा है, एक माइनस दिख रहा है। यहाँ खेल कौन खेलने वाला है, प्लस वाली खेल खेलेगा, सॉरी माइनस वाली खेल खेलेगा। असली कहानी तो माइनस के चॉइस की है। ठीक है ना। अब अगर ऐसा है तो मार्कोनिकॉव एडिशन, देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, यहाँ मैं लिखूँगा मार्क एडिशन। ठीक, ये मार्क एडिशन लिख दिया। जो मार्कोनिकॉव एडिशन है वो किस प्रकार होगा कि ये डबल बॉन्ड है, तो इन दो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स में Cl कहाँ जुड़ेगा, इस वाले पे, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं, इन भाई साहब पे तो तीन तीन हाइड्रोजन है, तो हम कहेंगे CH3, यहाँ C, यहाँ पे CH3 है, ऊपर चला गया भाई हमारा क्लोरीन, और हाइड्रोजन कहाँ ऐड होने वाला है, यहाँ बन जाएगा CH3। तो यहाँ CH3 पहले से ही था, नहीं CH3 पहले से नहीं था, दो बॉन्ड हैं तो CH2 था, तो हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया। इसको हम बोलते हैं मार्क एडिशन, मार्कोनिकॉव एडिशन। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, आसान है, रटना है बस इतना बात कि जहाँ भी हाइड्रोजन कम दिखे उसी कार्बन पे क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन या नेगेटिव पार्ट को जोड़ देना है। अब चर्चा किसकी, अब चर्चा इस बात की कि भाई साहब की मैकेनिज्म क्या है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, और या ये कह लो कि मार्कोनिकॉव रूल फॉलो ही क्यों हो रहा है।
तो चलो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करवा लेते हैं। देखो CH3 CH2CH3 नहीं, मान लो यहाँ पे CH2 लगा लो और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ और यहाँ पे इसको हटाओ, ये है, ठीक है ना। अब चर्चा करना देखना, मैं बीच से लिखता हूँ, दोनों तरफ प्रोडक्ट लिखूँगा। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इस तरफ मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ और इस तरफ मैं दूसरा प्रोडक्ट बनाता हूँ, दोनों को कंपेयर करूँगा एक साथ, ठीक है ना। और आप क्या करें, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन बनाइए। देखो CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन कैसे बना समझना, तो जब आप H+ ऐड कराते हो तो कार्बोकैटायन बनता है। अभी ऊपर देखा हम लोगों ने H+ ऐड कराकर, है ना, H+ ऐड करा के कार्बोकैटायन बनाया था, वैसे H+ ऐड कराइए कार्बोकैटायन बन जाएगा। डबल बॉन्डेड सिस्टम है, H+ को अपना लोन पेयर देगा, ये कार्बन, तो किसी भी एक पे आप कार्बोकैटायन बना दीजिए। अब हमें नहीं पता किस पे बनेगा, तो दोनों ही सिमेट्रिक है, किसी पे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या तो बीच वाले पे कार्बोकैटायन बनेगा और या तो यही H+ का एडिशन करने पर कोने वाले पर कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक। अब इस कार्बोकैटायन से हम लोग Br- अटैच कराते हैं, तो गौर से देखो CH3 CH, यहाँ CH3 और यहाँ पे Br बनेगा। यहाँ भी वही काम कराओ, Br- को अटैक कराओ, तो क्या बनने वाला है, CH2 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 और यहाँ Br। क्लियर है। अब गौर से देखो, तुमको साफ दिखाई दे, ये तो स्लो प्रोसेस है, ये भी स्लो प्रोसेस है, और ब्रोमीन का अटैक जो है वो फास्ट है, यहाँ भी ब्रोमीन का अटैक जो है वो फास्ट है। अब गौर से समझना इस बात को, देखना गौर से, तो शायद दिखाई भी देगा, अच्छा भी लगेगा कि ये जो है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और यहाँ जो है वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। हम सबको पता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो कॉमन सेंस है कि जब रिएक्शन हुई होगी और हाइड्रोजन अटैक किया होगा, प्रोटोनेशन ने कराया होगा, प्रोटॉन ऐड कराया होगा, तो प्रोटॉन ऐड कराने में 2nd डिग्री कार्बोकैटायन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रही होगी, ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा बना है तो जो ये प्रोडक्ट आ रहा है, दिस प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, दिस प्रोडक्ट मस्ट बी माइनर प्रोडक्ट। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं जीओसी के अंदर, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ही अपने आप में एक अच्छा एविडेंस है इस बात का कि हाँ भाई ये रिएक्शन इसी तरह हो रही है, मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल है, सच बात है, कोई दिक्कत है इसमें। तो कार्बोकैटायन से इस बात को समझाया जा सकता है। इसी में एक और बात आती है, क्या समझो, कि अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ही रीज़न है मार्कोनिकॉफ एडिशन का, तो कुछ और भी तो केसेस हो सकते हैं। कुछ और केसेस मतलब जैसे दिखाता हूँ, देखो जैसे ये है, मेरे पास ये कुछ केस है और यहाँ पे मैंने CH3 लगा रखा है। जैसे 1 डिग्री कार्बोकैटायन और 2 डिग्री कार्बोकैटायन में आपस में झगड़ा था कि कौन ज़्यादा स्टेबल, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन जीत गया, ठीक। अब मान लो कोई ऐसा हम लोग मटेरियल ले लें, ऐसा कोई मॉलिक्यूल ले लें जिसमें बनना तो 2 डिग्री मॉलिक्यूल हो पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन, मतलब 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनना हो प्रोटॉन के एडिशन से, पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी मॉलिक्यूल के अंदर हो, तो क्या होगा। देखो जैसे ये मॉलिक्यूल मैंने लिया, इस मॉलिक्यूल में आप स्लो प्रोसेस H+ ऐड करा दीजिए, ठीक, H+ ऐड करा दीजिए, तो H+ या तो इसमें ऐड होगा या तो इसमें ऐड होगा, इन दोनों में किसी में भी ऐड हो जाएगा। तो अगर इसमें ऐड कराते हो हाइड्रोजन को तो ये कार्बोकैटायन बनेगा 2 डिग्री, और इसमें ऐड कराते हो तो ये कार्बोकैटायन बनेगा 1 डिग्री। तो लॉजिकल बहुत सिंपल बात है कि कोने वाले में अटैक कराओ ताकि 2nd डिग्री कार्बोकैटायन बना पाओ, ज़्यादा स्टेबल है वो। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और CH2 की जगह CH3, और ये बना अपना कार्बोकैटायन, ठीक। 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब यहाँ से 2 तरह की रिएक्शंस होने वाली हैं, समझना इस बात को। जैसे मैं इसमें बीच में ना इस हाइड्रोजन को इरेज करता हूँ थोड़ा सा दिखाने के लिए, इसका हाइड्रोजन यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ से 2 तरह की रिएक्शंस होंगी। एक तो ये चुपचाप से रिएक्शन जो है वो ब्रोमीन की आप करा दीजिए, और ये ब्रोमीन आयन जो है, ब्रोमाइड आयन फास्टली रिएक्ट करेगा और कार्बोकैटायन पे जुड़ जाएगा, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C नीचे H ऊपर CH3
यहाँ पे CH, ऊपर ब्रोमीन लगा दीजिए और बगल में CH3 लगा दीजिए। ठीक, इसके अलावा आप देखो कि ऐसा हो जाए कि ये CH 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन का चांस है क्या? हाँ, बगल वाला जो कार्बन है, ये बाजू वाला कार्बन अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, समझे? अगर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो देखो होगा क्या, ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है ना? इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट क्या है? एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, आजू बाजू वाले कार्बन पे, बहुत दूर नहीं। तो जैसे ही ये हुआ वैसे देखो क्या हुआ, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, ये CH2 बन गया, कोने वाला CH3 बन गया, और यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बन गया। ये कार्बोकैटायन जो है वो 3rd डिग्री है, और 3rd डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2nd डिग्री कार्बोकैटायन। तो फिर यहाँ से आप ब्रोमीन की रिएक्शन करा दीजिए ब्रोमाइड आयन की, तो क्या बनने वाला है? CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, और यहीं से मैं इसके नीचे एक बॉन्ड लगा के ब्रोमीन लगा देता हूँ, ब्रोमीन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। ये तो जो ये बना, ये फास्ट प्रोसेस है। आपको क्लियर दिखाई दिया कि ये माइनर प्रोडक्ट होना चाहिए, स्टेबल कम था, माइनर प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलना चाहिए? मेजर प्रोडक्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट भी एक चीज़ होती है, तो हाइड्राइड शिफ्ट करा दीजिए भाई, अच्छी बात है। मतलब अगर पॉसिबिलिटी है आजू बाजू के कार्बन में कहीं भी 2 डिग्री से 3 डिग्री बनने की, तो फिर मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से तो काम चलेगा ही चलेगा, पर हाइड्राइड शिफ्ट होकर के कहीं और जा करके हेलोजन जुड़ेगा। ध्यान रखें इस बात को। तो सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर नेगेटिव पार्ट, हेलोजन स्पेशली नहीं, नेगेटिव पार्ट जुड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो मेजर प्रोडक्ट हमने अभी बनाया, इसमें जिस कार्बन पे ब्रोमीन आके जुड़ा है वहाँ पे डबल बॉन्ड था ही नहीं। तो मार्कोनिकॉफ रूल एक्सपेरिमेंटल लॉ है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके रिजल्ट देखे और रूल बना दिया, पर अगर उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। एक्सप्लेनेशन है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, तो 3rd डिग्री कार्बोकैटायन अगर अवेलेबल होगा तो पक्का पक्का वहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। एक और चीज़ है जिसको हम मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं। मिथाइल शिफ्ट क्या है समझो, सेम मॉलिक्यूल के अंदर हम एक बदतमीजी करें थोड़ी सी, छोटी सी, जैसे ये मैंने नीचे हाइड्रोजन लिया था, यहाँ मैं हाइड्रोजन ना लेके ये देखो मिथाइल ही ले लेता हूँ, और आगे ये CH और यहाँ डबल बॉन्ड CH2। ये देखो ये वाला जो कार्बन है ये क्वाटरनरी टाइप का है, 3rd डिग्री नहीं है, ये 4 कार्बन से अटैच्ड है। इसमें आप क्या करें, H+ अटैक कराएं, और ये प्रोसेस स्लो होता है। तो कॉमन सेंस से डबल बॉन्ड जो है हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर दे देगा, कहीं ना कहीं आपको कार्बोकैटायन बनाना है। और सब एक बात जानते हैं कि अब मेजर प्रोडक्ट के पीछे अपने को भागना है, माइनर प्रोडक्ट के पीछे नहीं भागना है। तो ये C और ये H और यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ CH3, कॉमन सेंस से क्या बना यहाँ पे? कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और बगल में अगर कार्बोकैटायन बनता तो 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बोकैटायन बनता, तो प्रॉब्लम की बात है। तो एक काम करो, इस पूरे के पूरे मिथाइल को शिफ्ट करा दो, मिथाइल ग्रुप को। इसको हम नाम देते हैं 1,2 डाईमिथाइल या 1,2 मिथाइल शिफ्ट, बस ऐसे 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक, ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट है। देखो CH3 CH3, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, और इधर भी आप CH3 ऐड कर दीजिए। ये जो कार्बोकैटायन बना ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, जो ऊपर कार्बोकैटायन बना था ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, लेस स्टेबल था, मोर स्टेबल है। अब यहाँ पे आप ब्रोमीन माइनस की रिएक्शन कराइए जो कि फास्ट होने वाली है। रिएक्शन फास्ट होगी तो क्या बनेगा? CH3 CH3, नीचे Br, इधर C, इधर CH3, ये H और ये CH3, ये तो ये बन गया अपना फाइनल प्रोडक्ट। तो रूल तो छोड़ दीजिए, जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि कहानी तो सारी स्टेबिलिटी की वजह से ही हो रही थी। और अगर मुझे माइनर प्रोडक्ट बनाना होता तो मैं यहीं से इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन में से ही अब ब्रोमीन ऐड कर देता, तो माइनर प्रोडक्ट बन जाता। जो बन के आया दिस इज़ मेजर प्रोडक्ट, मैंने माइनर बनाया नहीं है, आप माइनर खुद बनाएं। और माइनर में कुछ नहीं है, जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन उसी पे ब्रोमीन लगा दीजिए, चुपचाप बात खत्म। इंटरमीडिएट स्टेज से तो माइनर बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ें। एक इसी लॉ के अंदर थोड़ा सा लोचा और है। क्या? एक चीज़ है जिसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट।
पेरोक्साइड इफेक्ट। ये पेरोक्साइड इफेक्ट होती क्या चीज़ है समझो। पेरोक्साइड इफेक्ट ये है कि कभी भी मार्कोनिकॉफ रूल को अगर हम सोचें कि जीवन भर अनसिमेट्रिक एल्कीन्स के लिए फॉलो करेगा, तो भैया अनसिमेट्रिक एल्कीन्स के लिए जीवन भर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्कोनिकॉफ रूल से जो प्रेडिक्शन आते हैं उससे उल्टा प्रोडक्ट बनता है। मतलब अजीब बात है? नहीं, अजीब बात नहीं है, इसका भी एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है, पर ये रियलिटी है तो पढ़ना पड़ता है। कभी भी जब भी कभी अनसिमेट्रिक एल्कीन्स में अनसिमेट्रिक रिएजेंट्स को रिएक्ट कराया जाए, लेकिन पेरोक्साइड का प्रेजेंस हो, हमने भी लिखा था पेरोक्साइड के एब्सेंस में, पर अब हम क्या कह रहे हैं कि पेरोक्साइड का प्रेजेंस हो, पेरोक्साइड को गायब नहीं करना है। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड अगर मैं HBr की रिएक्शन कराता हूँ, ध्यान रखना HBr स्पेशली बोल रहा हूँ, Cl और HI नहीं बोल रहा हूँ, मतलब HF, HCl, HI से कोई मतलब नहीं है किसी दूसरी चीज़ का। चुपचाप मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं। एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं HBr, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये ऐसा गंदा आदमी है कि इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव्स प्रोडक्ट contrary to मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के ऑपोजिट प्रोडक्ट देता है, और सिर्फ HBr ही ऐसा करता है, बाकी सब नहीं करते। ऐसा क्यों? शैतान बच्चा है, अभी देखते हैं। तो पेरोक्साइड क्या होता है? एक पेरोक्साइड का एग्जांपल बताओ। तो कोई पेरोक्साइड देखो, इसी चीज़ को हम बोलते हैं खराश इफेक्ट। खराश मतलब गले वाली खराश नहीं, खराश इफेक्ट ऐसे करके लिखा होता है, तो इसको खराश ही पढ़ लो यार, क्या दिक्कत है। खराश इफेक्ट, ठीक, इसको हम खराश इफेक्ट के नाम से जानते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के नाम से भी जानते हैं। तो पहले तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के नाम से ही पेपर में आ जाया करता था, आजकल इसको खराश इफेक्ट के नाम से ही पेपर में देते हैं, तो आप खराश इफेक्ट याद रखें, ठीक है ना। तो देखो, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। ये पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो जान लीजिए पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से क्या परेशानी है। देखो भैया, कोई एक अच्छा पेरोक्साइड की जानकारी दो, तो अच्छे पेरोक्साइड में हम बेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हैं। ये कौन सी चिड़िया है? बेंजोइल पेरोक्साइड। हाँ भाई, बेंजोइल पेरोक्साइड बनाए। सबसे पहले तो C6H5 बनाइए, जिसको हम बेंजोइल बोलेंगे ना। ये बेंजोइल पेरोक्साइड, कोई दिक्कत इसमें किसी को होनी नहीं चाहिए। ये देखो पेरोक्साइड बॉन्ड है, कोई परेशानी है इसमें? नहीं है। अब इसमें HBr का एडिशन मैंने पहले ही कहा कि जो खराश इफेक्ट देंगे वो सिर्फ और सिर्फ HBr देने वाले, यानी ब्रोमीन देने वाला, दूसरा कोई नहीं देने वाला। तो जैसे मान लो मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैंने आपको HBr ऐड कराने की कोशिश करी और गर्म भी किया, और बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5 है ना, COO का होल ट्वाइस, ये जो ऊपर मॉलिक्यूल लिखा है इसी को छोटा करके लिख दिया। तो हमारे दिमाग में आता है कि ब्रोमीन यहाँ अटैच होगा, हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, पर क्योंकि हमने अब ब्रोमीन के केस में पेरोक्साइड लगा रखा है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ठीक उसका उल्टा बनेगा। यहाँ पे बनेगा CH2 और यहाँ पे बनेगा, जुड़ेगा Br। वाह, ये क्या हुआ? ये तो उल्टा हो गया, यहाँ पे तो कहानी बदल गई। ये क्या है? वो जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और ये वो, समझो वहाँ पर हम कार्बोकैटायन बना रहे थे। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन चेंज हो जाती है, कार्बोकैटायन नहीं बनता है, फ्री रेडिकल टाइप रिएक्शन हो जाती है, इसलिए काम होता है। कहानी तो मैकेनिज्म सही है। तो देखो इसकी मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहले रिएक्शन इनिशिएट होती है, तो हम लिखते हैं इनिशिएशन। सबसे पहले रिएक्शन इनिशिएट होती है। कैसे इनिशिएट होती है? तो पेरोक्साइड अपना खेल खेलता है। पेरोक्साइड का जरा स्ट्रक्चर बनाएं, ये देखें, CO सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CO C6H5, मतलब अपने खुद से मतलब नहीं है, ठीक है ना। वैसे तो इसको ऐसे कर लेना चाहिए, ये ऐसे, ठीक है ना, ये चीज़। और यहाँ भी इस डबल बॉन्ड के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए कि डबल बॉन्ड O लगा दिया जाए, ताकि आपको फीलिंग आए हाँ भाई कुछ कर रहे हैं ये। अब ठीक है, ये अपना बेंजोइल पेरोक्साइड है। जो पेरोक्साइड बॉन्ड है ये होमोलिटिक टाइप का फिजन करता है,
होमोलिटिक फिजन करने का मतलब क्या है, जैसे आप गर्म करेंगे होमोलिटिक फिजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे, इसलिए हाफ एरो बनाया, फुल एरो नहीं बनाया। तो आप देखें C6H5C और उसके बाद हमारे पास डबल बॉन्ड है, फिर ये O और इसका फ्री रेडिकल बन गया, क्योंकि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में तो फ्री रेडिकल बनता है। इसी प्रकार से ये भी तो वही फ्री रेडिकल है, आइडेंटिकल, तो 2 मोल मिल गए बेसिकली पेरोक्साइड के फ्री रेडिकल के। अब 2 मोल मिले, इसके बाद क्या करें, कुछ नहीं, जो इसका 1 मोल है C6H5, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ O, ये O अकेला फ्री रेडिकल तड़प रहा है। तड़प रहा है तो क्या होगा कि एक और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, यहाँ से कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लाएगा, यहाँ रखेगा, ये जो फिनाइल ग्रुप है ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन नीचे रखा जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा इस जगह। और जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, सोचो अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लिए जा रहे हैं, वापस लिए जा रहे हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है तो क्या बन रहा है C6H5 का फ्री रेडिकल, और यहाँ पे तो बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड, तो बेसिकली CO2 बन गया। और सोचो C डबल बॉन्ड O बनेगा और ऊपर भी डबल बॉन्ड O बनेगा, इसी को तो हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक, अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, निकल चुकी है, जाने दो उसको। C6H5 का एक बढ़िया सा फ्री रेडिकल है, तो C6H5 का फ्री रेडिकल जो है वो HBr से रिएक्शन करता है। अब इसमें ये फ्री रेडिकल इसको अटैक करेगा, रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा और ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा। C6H6 बन गया और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना। गौर से देखो, मैकेनिज्म गेट्स चेंज्ड। वहाँ पे ब्रोमीन का आयन बन रहा था, ब्रोमाइड आयन बन रहा था, मतलब फ्री रेडिकल टाइप रिएक्शन नहीं थी। यहाँ पे ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बन रहा है। अब यहाँ से रिएक्शन का दूसरा स्टेप चालू होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन। अब रिएक्शन चालू होगी, मतलब अभी तक क्या हो रही थी, अभी तक तो पेरोक्साइड अपना खेल खेल रहा था, अब असली रिएक्टेंट के साथ कहानी चालू होगी। प्रोपगेशन में देखो क्या कहानी है, प्रोपगेशन में CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, और साथ में मेरे पास ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, क्योंकि सामने फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल टाइप ही रिएक्शन करेगा सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तोड़ो और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको दो, जैसे ही आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे क्या बनेगा, देखो CH3, यहाँ पे CH फ्री रेडिकल, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Br, कोई दिक्कत। अब गौर से देखो, ये जो हमने बनाया ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, हाँ बिल्कुल 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। और अगर मैं इसकी जगह पे ऐसा कुछ बनाता CH3 CH और नीचे Br और यहाँ बनाता CH2 फ्री रेडिकल, तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल होता, और 1 डिग्री फ्री रेडिकल लेस स्टेबल होता है। इसलिए जो रिएक्शन है, गौर से देखो वहाँ पर क्या है, हमने 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करी, ठीक है। CH3 CH फ्री रेडिकल, CH2 नीचे Br, और अब रिएक्शन जो है वो HBr का एक मॉलिक्यूल और ले लीजिए। ये फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा ब्रोमीन, और फिर क्या बनेगा CH3, यहाँ बनेगा CH2, यहाँ CH2 नीचे Br, और इसके साथ Br का एक फ्री रेडिकल और निकल जाएगा। ये जो Br का फ्री रेडिकल नया बना, ये किसी और मॉलिक्यूल पे इसी तरह अटैक करेगा, मतलब ये जो स्टेप है ये रिपीट हो जाएगा किसी और मॉलिक्यूल के लिए, और फर्दर ये रिएक्शन होते होते एक और ब्रोमीन फ्री रेडिकल निकलेगा किसी और मॉलिक्यूल के साथ, यही तमाशा फिर से होगा और रिएक्शन प्रोसीड होती जाती है और काम अपना चलता रहता है, ठीक है। दिस इज़ हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स। और उसके बाद अगर रिएक्शन को ख़त्म करना है तो सारे अपने हीट को, पेरोक्साइड को, सबको ख़त्म कर दीजिए, हटा दीजिए, तो रिएक्शन बंद हो जाएगी, यानी टर्मिनेशन हो जाएगा। बंद कैसे होगी, फ्री रेडिकल तो अपने आप बन रहा था, समझते जाओ। ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपस में मिले, क्या बनाया, ब्रोमीन गैस। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शंस होती है, इसे लो टेम्परेचर पर नहीं होती, ठीक। एक तो ये टर्मिनेशन, दूसरा और कौन सा फ्री रेडिकल था, समझो, CH3 CH CH2 Br, ये फ्री रेडिकल था, ठीक। इसी में आप ब्रोमीन फ्री रेडिकल ऐड करा दीजिए, क्योंकि अवेलेबल हो सकता है ब्रोमीन फ्री रेडिकल। क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ Br, यहाँ CH2, यहाँ Br, एक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहाँ पे सारे फ्री रेडिकल जिस दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन सारी रिएक्शन खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। इसी फ्री रेडिकल को मैं दूसरी शक्ल से दिखा रहा हूँ, समझना। ये CH है, इसमें एक CH3 लगा है कोने वाला ये, और इधर लगा हुआ है CH2 और यहाँ लगा हुआ है Br, ठीक। इसकी ही आपस में रिएक्शन करा दीजिए, फ्री रेडिकल। तो ऐसा ही फ्री रेडिकल आप दूसरा ले लीजिए, तो देखो क्या बनने वाला है, CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, इसमें Br, और यहाँ भी कोई ऐसा होगा फ्री रेडिकल, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दीजिए।
ये बन गया, सारे के सारे अवेलेबल फ्री रेडिकल्स रिएक्ट करके स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। तो बस जब मॉलिक्यूल का फ्री रेडिकल बचा ही नहीं, जब फ्री रेडिकल है ही नहीं, तो फिर किसी तरह की कोई रिएक्शन ही नहीं, समझे? तो टर्मिनेशन हो गया, रिएक्शन रुक गई। अब सवाल आता है कि ब्रोमीन ऐसा कांड क्यों करता है, और अगर ये है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है तो Br के केस में ही क्यों हो रही है, HCl के केस में फ्री रेडिकल रिएक्शन क्यों नहीं हो रही पेरोक्साइड के इफेक्ट में? तो यही पेरोक्साइड इफेक्ट ब्रोमीन के केस में काम करता है, लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन के केस में काम नहीं करता। तो यहाँ पर कहानी जो है वो किसी थ्योरी से नहीं, डेटा से आती है। डेटा का मतलब एनर्जी रिलीज्ड की चर्चा करते हैं, है ना। एंथैल्पी देखते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को देखो गौर से। स्टोरी ये है कि सबसे पहले तो हमें जो हमारा हेलोजन का फ्री रेडिकल था उसकी रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 से करानी थी, और यहाँ से जो मेरी रिएक्शन हो रही थी वो ऐसे हो रही थी XCH2 CH CH3। ठीक, ये फ्री रेडिकल बन रहा था, पहली रिएक्शन तो ये थी। इसी के बाद सेकंड स्टेप ये था कि XCH2 CH CH3, ये फ्री रेडिकल अपना है ना, यही वाला मॉलिक्यूल आगे उठा लीजिए, इसकी रिएक्शन आप HX से करा लीजिए, जो सेकंड स्टेप था मैकेनिज्म का। तो क्या बनने वाला था, XCH2 CH2 CH3। ठीक, और फिर X का मतलब यहाँ से ये हाइड्रोजन इसमें अटैक हो जाएगा और हेलोजन का फ्री रेडिकल निकल जाएगा। यही तो फ्री रेडिकल रिएक्शन थी। ये दो स्टेप करें हम लोगों ने। इन दो स्टेप्स में मैं आपको थोड़ा ठीक ठीक से बताऊं अच्छी तरह से, तो इसमें कुछ एनर्जीज लिखी है आप, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की। मैं डेल्टा H के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ यहाँ, इसका और इसका एंथैल्पी। ठीक, एंथैल्पी इज -209, एंथैल्पी -101, एंथैल्पी -42, एंथैल्पी +12, एंथैल्पी 159, एंथैल्पी +27, -37, -104। आप गौर से देखो, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए और डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब आप गौर से देखो, ब्रोमीन वो आदमी है जो पहले कार्बन का फ्री रेडिकल बनना और बाद में उसमें हाइड्रोजन अटैच होना, ये दोनों की दोनों रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस दे रहा है। बाकी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। तो एक स्टेप एंडोथर्मिक, एक स्टेप एक्सोथर्मिक है सभी के लिए, पर ब्रोमीन के लिए दोनों ही स्टेप एक्सोथर्मिक हो रहे हैं। ये प्रैक्टिकल डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इस पर कोई थ्योरी नहीं है। ठीक, तो दोनों ही रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेरोक्साइड इफेक्ट पाया जाता है। पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल बनना और पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल बनना ये दिखाता है, या हमेशा पेरोक्साइड का जब भी फ्री रेडिकल आप बनाएंगे, उसको तोड़ेंगे, तो हमेशा जो रिएक्शन होनी है वो फ्री एक्सोथर्मिक ही होनी है। टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल बनता रहेगा, अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल नहीं बनेगा। तो आप देखें, एक स्टेप सब में एक्सोथर्मिक है और एक स्टेप सब में एंडोथर्मिक है, तो पेरोक्साइड इफेक्ट तो शो होगा ही नहीं, हीट एब्जॉर्ब होने लग गई। तो ब्रोमीन के केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रही हैं, जिसकी वजह से पेरोक्साइड इफेक्ट ब्रोमीन में ही दिखाई देता है। ये चर्चा थी पेरोक्साइड इफेक्ट की और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की। अब अगली जो रिएक्शंस हैं उनमें हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइपोहेलेस एसिड। हाइपोहेलेस एसिड क्या होता है, HOX, X क्या होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना। ये हम पहले भी कर चुके हैं, याद करो। हाइपोहेलेस एसिड जब हम लोगों ने P ब्लॉक एलिमेंट्स किया था। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, इसके बाद काफ़ी सारी रिएक्शन एल्कीन की बाकी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एल्कीन की जितनी मैक्सिमम रिएक्शंस हो सकती हैं कम से कम टाइम में कराई जाएं। फिलहाल लेकिन काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, 1 घंटे के आसपास का समय हो गया है। इस लेक्चर को यहाँ रोकते हैं, कल के दिन नए लेक्चर के साथ मिलेंगे जहाँ हम करेंगे एडिशन ऑफ हाइपोहेलेस एसिड्स। ठीक, और सारी रिएक्शंस की मैकेनिज्म सीखेंगे। फिर सल्फ्यूरिक एसिड को जोड़ लेंगे, है ना, उससे हाइड्रोलिसिस करा के एल्कोहल बना लेंगे, वाटर को डायरेक्टली ऐड करा लेंगे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ऑक्सीजन को ऐड करा लेंगे, और ओजोन एनालिसिस करके भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे ओजोन क्या क्या काम करता है। ठीक, KMnO4 से ऑक्सीडाइज कराने की कोशिश करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। इस तरह की कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल के लेक्चर में इतना ही। इसको गौर से देखें, किसी भी तरह की रिएक्शन की मैकेनिज्म को बिल्कुल मिस ना करें, मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह देखिए। ठीक,
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलेंगे एक अच्छे नए बढ़िया लेक्चर के साथ जहाँ रिएक्शन के स्टैंडर्ड बढ़ते जाएंगे और मैकेनिज्म थोड़ी और अच्छी होती जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू।